दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा तथा आरओ यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों ये अभ्यास सेट लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न परीक्षाओं के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करते समय उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन देखते हैं, रामपुर, गोरखपुर, वाराणसी या लखनऊ। तो सही उत्तर है रामपुर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा रामपुर में। दोस्तों 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के पटवई, जगह का नाम याद रखिएगा, पटवई रामपुर में है। पटवई रामपुर में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। और आप जान लीजिए कि 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की गई थी और इस मिशन के तहत देश के सभी जिलों में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूपी स्पेशल के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पटवई रामपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 हो सकता है। बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के तहत जो सब सेक्शन 1 है, क है, उसके तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है अधिकतम 500 से 525 और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों का अधिकतम प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया है। और आप जान लीजिए, आप जानते भी हैं कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न भी भारतीय राज्य व्यवस्था से है। इसमें प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, प्रत्येक राज्य के बराबर, प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, उनके राजस्व के अनुपात में स्थान या फिर उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान। तो आप जानते हैं दोस्तों, राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है अपने राज्यों में, तो इसलिए राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, गंगा, तो गंगा नदी के किनारे बिठूर शहर है कानपुर का। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर शहर बसा हुआ है। गोमती नदी, तो गोमती नदी के तट पर जो बसा हुआ शहर है वो जौनपुर है। और सई नदी के किनारे प्रतापगढ़। तो आप देखिए 2, 4, 1, 3, तो 2, 4, 1, 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन बी 2, 4, 1, 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमाएं
किस राज्य समूह से स्पर्श नहीं करती हैं? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं किन राज्यों से मिलती हैं और किन राज्यों से स्पर्श नहीं करती हैं। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ से नहीं मिलती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और देखिए 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। 8 राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड हैं और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जहां से यानी कुल मिलाकर 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमाएं स्पर्श करती हैं। एक राज्य है ओडिशा, तो ओडिशा से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस जो है समूह में ओडिशा है वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो झारखंड, राजस्थान, ओडिशा, तो यहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि एक राज्य इन विकल्पों में से ओडिशा है और इससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। और आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 5, 9, 7 या 11। तो सही उत्तर, उत्तर प्रदेश में कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तराई का भावर क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, केंद्रीय मैदान, बुंदेलखंड का उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान तथा विंध्य क्षेत्र, ये कुल 9 सस्य जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश को इन 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दो प्रश्न एक दूसरे से कनेक्ट हैं। उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और उत्तर प्रदेश की सीमा भी 9 राज्यों से 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? आलमबाग, प्रयागराज, गौरीगंज या सुल्तानपुर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आलमबाग। आलमबाग आप जानते हैं कि लखनऊ में स्थित है और उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण संस्था या ब्यूरो लखनऊ के आलमबाग में है। इसकी स्थापना 1976 यानी 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने ब्रास बेल के लिए यानी पीतल की घंटियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, जलेसर, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर या इटावा। तो सही उत्तर आप जानते भी होंगे, जलेसर। और जलेसर एटा जनपद में स्थित जो है कस्बा है। और आप जान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश का जलेसर अपने ब्रास बेल या घुंघरू घंटे के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर ब्रास और पीतल से निर्मित घंटियों सहित पीतल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है और ये एटा का प्रमुख इंडस्ट्रियल कस्बा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। 2 कथन आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें पहला कथन है कि बेसल वन मानक 1980 में तय किया गया था, जो बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी अपेक्षा तक सीमित था और ये मुख्य रूप से ऋण जोखिम पर केंद्रित था। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि बेसल 2 मानक का निर्धारण 2004 में किया गया था। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जोखिमों से निपटने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एक निश्चित मात्रा में धनराशि को अपने पास सुरक्षित रखने के मानक तय किए गए थे। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, बेसल 1 और बेसल 2 से संबंधित। और तीसरा है, बेसल जो है ये फ्रांस का एक शहर है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बेसल जो है स्विट्जरलैंड का शहर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा सही नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, बेसल जो है फ्रांस का नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है और यहीं पर बैंकिंग और वित्तीय संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप के लिए मानक निर्धारित किए गए थे, जिसको बेसल मानक कहा जाता है। बेसल 1 1980 में तय किया गया, बेसल 2 2004 में निर्धारित किया गया और बेसल 3 लागू करने की घोषणा 2010 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था?
तो वर्ष याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृषि के विकास से संबंधित योजना है। इसका शुभारंभ 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था और 2007 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। यहाँ पर 4 कथन हैं आपके पास। आप देखिए कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में अपनाया गया, जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और उनके व्यापार से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1985 को अपनाया गया, जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है। ये सही नहीं है, क्योंकि 16 सितंबर 1985 नहीं बल्कि 1987 यानी 1987 होगा ये सही, कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1985 को नहीं बल्कि 1987 को अपनाया गया था और ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है। तीसरा कथन है कि सतत विकास एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है, बिल्कुल सही है। और सतही ओजोन के निर्माण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और कार्बन मोनोऑक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये सही है। तो इसमें से गलत कथन या जो सही नहीं है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आप जान लीजिए दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था और ये ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम से संबंधित है और प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आप देखिए कि प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ओजोन नहीं आते हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि द्वितीयक प्रदूषक के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं आते हैं। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि कथन ही नकारात्मक दिया है और बिल्कुल सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। और आप अगर जो इस प्रश्न के बारे में समझेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ओजोन ये प्राइमरी, देखिए प्राथमिक प्रदूषक हैं, प्राइमरी पोल्यूटर्स हैं ये। और इसमें कथन में भी दिया गया है कि ये जो है कि ओजोन प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ओजोन नहीं आते हैं, क्योंकि ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। और दूसरा कथन आपका दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और नाइट्रिक ऑक्साइड ये द्वितीयक प्रदूषक नहीं है बल्कि ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपको समझने के लिए है। सबसे पहले आप जानिए कि प्राथमिक प्रदूषक कौन कौन होते हैं। तो आप जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। यहाँ पर ये आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक हैं, प्राइमरी। और सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और ओजोन ये जो हैं ये सेकेंडरी प्रदूषक हैं। तो बिल्कुल सही दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। पहला कथन है कि लवण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ताज़ा जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, स्वच्छ वायु नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और उपजाऊ मिट्टी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सही उत्तर है कि लवण जो है नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि लवण दोस्तों नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऐसे ऊर्जा संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में विद्यमान होते हैं, जिनका प्रकृति द्वारा स्वतः पुनर्भरण होता रहता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ताज़ा जल, स्वच्छ वायु और उपजाऊ मृदा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन हैं और इसमें लवण शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है कि निम्नलिखित रीटों में कौन सी सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये,
कि कौन सी रिट सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध। तो आप जान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा नाम की 5 रिटें जारी की जाती हैं। परमादेश रिट न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को ही जारी किया गया आदेश होता है। प्रतिषेध रिट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां भारत में पुलिस सुधार से संबंधित हैं? रिबेरो समिति, पदान भैया समिति, नरेश चंद्र समिति और मलीमथ समिति। तो इसमें से आप जान लीजिए कि कौन सी समितियां जो हैं ये पुलिस सुधार से संबंधित हैं। रिबेरो समिति आप जान लीजिए दोस्तों कि रक्षा प्रबंधन की समीक्षा और प्रमुख रक्षा परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जो है उच्च अधिकार प्राप्त बल के गठन की घोषणा की थी भारत सरकार द्वारा, और इसमें जो है 14 सदस्यीय कार्यबल का नेतृत्व नरेश चंद्र कर रहे थे। और इसके अतिरिक्त जो 3 समितियां हैं, रिबेरो, पदान भैया और मलीमथ समिति, ये तीनों पुलिस सुधार से संबंधित हैं। तो 1, 2, 4 आपके पुलिस सुधार से संबंधित हैं, जबकि नरेश चंद्र समिति जो है ये रक्षा प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए विशेष कार्यबल के समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स में कणों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है, और दूसरा है एस तरंगे सभी माध्यमों जैसे ठोस, द्रव और गैस में गमन कर सकती हैं। तो इसमें से कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो सही उत्तर है दोस्तों न तो 1 न तो 2, यानी दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। इसका कारण ये है कि प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी वेव्स जो हैं, जिनको अनुदैर्घ्य या संपीड़ित तरंगे कहा जाता है, ये तरंगे ध्वनि तरंगों के अनुरूप होती हैं, लंबवत नहीं। तो पहला कथन इसीलिए आपका गलत हो गया है। पी तरंगों की गति सर्वाधिक होती है, ये सतह पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ये तरंगे उच्च आवृत्ति की होती हैं, और पी तरंगे सभी माध्यमों में गति कर सकती हैं। और दोस्तों द्वितीयक तरंगे जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं, इनको विरूपित अथवा अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। ये जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के अनुरूप होती हैं, और यस तरंगे सतह पर कुछ समय के बाद पहुंचती हैं। द्वितीयक तरंगे तरल और गैस से नहीं गुजर सकती हैं, और ये तरंगे उच्च आवृत्ति की होती हैं, और ये पृथ्वी की भूपर्पटी और मेंटल के ठोस भागों में विभिन्न गति से गमन करती हैं। ये केवल ठोस माध्यम से ही गमन कर सकती हैं, तीनों माध्यमों से नहीं। तो ये भी कथन आपका गलत हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाएं। जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और शिवालिक श्रेणी। इसमें से इन श्रेणियों को आपको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो सबसे उत्तर में काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम। उसके बाद जो है लद्दाख श्रेणी आ जाएगा, फिर उसके बाद जास्कर श्रेणी आएगा, और सबसे लास्ट में सबसे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। तो देखिए सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका 3, 2, 1 और 4। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है? कार्बी आंगलांग का पठार, राजस्थान का थार मरुस्थल, और सही विकल्प इसमें आपको चुनना है कि कौन सा भारतीय प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। तो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। आप देख लीजिए दोस्तों, भारतीय प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा अनियमित रेखा के रूप में कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक, और फिर यमुना और गंगा के लगभग समानांतर राजमहल की पहाड़ियां और गंगा डेल्टा तक जाती है। उत्तर पूर्व में कार्बी आंगलांग और मेघालय का पठार, और पश्चिम में राजस्थान का थार मरुस्थल इसी का विस्तार है।
और पश्चिम बंगाल में जो मालदा भ्रंश है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कार्बी आंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो ये दोनों ही दोस्तों, कार्बी आंगलांग का पठार और राजस्थान का थार मरुस्थल, ये दोनों ही भारतीय प्रायद्वीपीय खंड के विस्तार हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? जीडीपी समृद्धि और कर संग्रह, मुद्रास्फीति और जीडीपी समृद्धि, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी और गरीबी। तो इसमें आपको बताना है कि फिलिप्स वक्र किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को फिलिप्स वक्र दर्शाता है। आप देख लीजिए, फिलिप्स वक्र A.W. फिलिप्स द्वारा विकसित एक आर्थिक अवधारणा है और इसके अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य एक अस्थायी और व्युत्क्रम संबद्ध होता है। उच्चतर मुद्रास्फीति अल्प बेरोजगारी से जुड़ी होती है और निम्न मुद्रास्फीति उच्च बेरोजगारी से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों को उनके जारीकर्ता संस्थान के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बिल्कुल सही है। औद्योगिक उत्पादन संवर्धन, देखिए औद्योगिक उत्पादन संवर्धन जो है ये औद्योगिक नीति और सूचकांक विभाग, तो ये गलत है क्योंकि ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। और थोक मूल्य सूचकांक जिसको CPI कहा जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आर्थिक सलाहकार कार्यालय WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग के द्वारा, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा नहीं जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन संवर्धन, तो औद्योगिक उत्पादन जो संवर्धन सूचकांक है दोस्तों, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। तो 2 और 3 आपके गलत हैं, केवल एक आपका सही है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आप देखिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। दूसरा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का विक्रय करती है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्य जिस मूल्य पर FCI खाद्यान्नों का विक्रय करती है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं, न कि खाद्यान्नों का जो है जिस मूल्य पर खाद्यान्नों का विक्रय करती है उसे निर्गम मूल्य कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं। ऑप्शन बी भी या दूसरा कथन भी आपका गलत है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों ही कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जवादी पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ और सेवराय पहाड़ियाँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि दक्षिण से उत्तर, सबसे दक्षिण में यहाँ पर कार्डामम पहाड़ियाँ हैं, उसके उत्तर में शेवराय पहाड़ियाँ हो जाएंगी, फिर उसके उत्तर में जवादी हिल्स हो जाएंगी और फिर लास्ट में नल्ला मल्ला हिल्स। तो KSJN याद रखिएगा। देखिए, कार्डामम, उसके बाद शेवराय, फिर जवादी पहाड़ियाँ और सबसे उत्तर में आपका नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ हैं। तो सही उत्तर 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा कथन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है, और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। तो ये देखिए दोस्तों, पहला कथन जो दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि आप जानते भी होंगे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है और क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है
और दूसरा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि प्राकृतिक रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है, लेकिन विद्युत प्रकाश में भी ये प्रक्रिया रात में भी होती है, तो दूसरा कथन भी आपका गलत हो जाएगा। केवल बी यानी केवल 2 कथन आपका सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ये प्राचीन इतिहास का प्रश्न है। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति ये पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। फलक ब्लेड स्केपर संस्कृति ये मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। माइक्रोलिथ संस्कृति यानी सूक्ष्म पाषाण संस्कृति ये मध्य पाषाण काल से, और जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो 2 1 3 4 ऑप्शन देखते हैं। 2 1 3 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देखिए, पिग्मी ये कांगो बेसिन बिल्कुल सही है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल यानी बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। सेमांग ब्राज़ील ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं और इस जनजाति के लोग पेड़ों पर झोपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। और बद्दू अरब प्रायद्वीप ये सही है। तो सही उत्तर जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा सेमांग ब्राज़ील में नहीं बल्कि मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है क्या। देखिए, पहला है चीन का मानचेस्टर संघाई, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। चीन का मानचेस्टर संघाई को कहते हैं। रूस का मानचेस्टर आप देखिए कि इवानोव सही है। जापान का मानचेस्टर कावासाकी ये सही नहीं है। आप जान लीजिए कि जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और यूएसए का मानचेस्टर न्यू इंग्लैंड ये सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। जापान का मानचेस्टर कावासाकी को नहीं बल्कि ओसाका को कहा जाता है। कावासाकी और कोबे जापान के पिट्सबर्ग के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है भारत में पहला खनिज तेल का कुआं डिगबोई में खोदा गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और दोस्तों, भारत में पहला खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में खोजा गया था। माकूम क्षेत्र में खोदा गया था और डिगबोई में तेल का कुआं खोदा गया। उसके बाद माकूम पहले स्थान पर है, डिगबोई दूसरे स्थान पर। और दूसरा है सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है, तो बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन होता है। उसके बाद गुजरात और असम का स्थान आता है। तो केवल कथन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि भारत में पहला खनिज तेल का कुआं डिगबोई में नहीं बल्कि असम के माकूम क्षेत्र में खोदा गया था। डिगबोई में दूसरा तेल का कुआं खोदा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कथन और कूट के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर बताना है। सुंडा जल संधि जावा को सुमात्रा से अलग करती है, बिल्कुल सही है। और लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस के मध्य स्थित है, बिल्कुल सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुंडा जल संधि जावा को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। और मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा के मध्य मलक्का जल संधि है, जो दक्षिण चीन सागर और बंगाल की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। और लुजोन जल संधि ताइवान और फिलीपींस के लुजोन के मध्य स्थित है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। पहला है कि उन्हें फाइनल में ROC रिपब्लिक ऑफ कांगो के पहलवान जावूर उगुएओ ने हराया था। और दूसरा है रवि दहिया 65 किलोग्राम भार वर्ग के रजत पदक विजेता रहे। तो रवि दहिया ने दोस्तों 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ये रजत पदक जीता था। उन्हें ROC के पहलवान जावूर उगुएओ ने हराया था। 65 किलोग्राम वर्ग बार में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया द्वारा कांस्य पदक जीता गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं केवल 1 आपका सही हो जाएगा। आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित है। सही कथन की पहचान कीजिए।
देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता में राजस्व वसूली की ठेका यानी मुकाता प्रथा की शुरुआत की थी। और दूसरा कथन है कि मसाहत प्रणाली को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों इक्ता में राजस्व वसूली की ठेका, जिसे मुकाता प्रथा या इजारेदारी प्रथा कहा जाता है, उसकी शुरुआत की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रथा के परिणाम अच्छे नहीं रहे। भूमि की पैमाइश कराकर लगान की वसूली कराना मसाहत कहलाता है, जिसे सबसे पहले प्रारंभ करने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी ने भी इस पद्धति को अपनाया था। तो इसमें इल्तुतमिश का नाम नहीं है। ऑप्शन कथन 2 आपका गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, केवल कथन 1 आपका सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इक्ता में राजस्व वसूली की ठेका मुकाता प्रथा की शुरुआत की थी, जबकि मसाहत प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी ने अपनाया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर और एलटी ग्रेड तथा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट सॉल्व किया। और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें हमने स्तरीय प्रश्नों को शामिल किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी तैयारी में और आपके रिवीजन दोनों में। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपका कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।